आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम, एडवोकेट, दिल्ली से। आज आप लोगों के समक्ष कुछ अहम मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसे गंभीरता से सोचेंगे, समझेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, आज पूरे देश में अस्थिरता का माहौल क्रिएट हो गया है। हर व्यक्ति परेशान है। विभिन्न तरह की समस्याओं में हर व्यक्ति को फंसा के रख दिया है। कारण क्या है? जो लोग आज रोडों पर हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार से उम्मीद करते हैं समस्याओं के निराकरण के लिए, और ये सरकार उनकी बात पर अमल क्यों नहीं कर रही। किसी तरह की किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे SC/ST के छात्रों की समस्या हो, उनके स्कॉलरशिप रोक दिए गए, वजीफा नहीं मिल रहा, चाहे उन पर दलित समाज के जो लोग हैं डे बाई डे बढ़ते हुए अत्याचारों की समस्या हो, बलात्कारों की समस्या हो, उनके सम्मान और स्वाभिमान की समस्या हो, टारगेट बना करके जो माइनॉरिटी क्लास की मस्जिदें हैं उनकी तोड़ने की समस्या हो। विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो देश में आज खड़ी हो रही हैं, जो देश को विकास की बजाय पतन की तरफ ले जा रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अभी आपने देखा 3 जनवरी संडे का दिन था। बहुजन समाज की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। दिल्ली के बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। बरसात हो रही थी, बहुत सर्दी थी, उसके बावजूद करीब 350 लोगों ने भाग लिया। ये बड़े गौरव की बात थी। हॉल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में NCR से और बाहर से विद्वान अधिवक्तागण थे तथा समाज के अन्य बुद्धिजीवी ने बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि जब हौसलों में बुलंद होती है और समाज के लिए, न्याय के लिए कुछ करने के लिए तमन्ना होती है, तो उन चीज़ों का किसी भी व्यक्ति की उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप ताज्जुब करेंगे, इस प्रोग्राम में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक माननीय जज साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BG कौलसे पाटिल साहब आए हुए थे और सभी संस्थाओं की तरफ से उनको इस प्रोग्राम में एक चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में उनको सम्मानित किया गया। 5 घंटे ये कार्यक्रम चला। लगभग 60-65 वक्ताओं ने अपने अपने व्यूज दिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर मेरा नाम रखा गया था। एजेंडा था सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, असॉल्ट ऑन लॉयर इज असॉल्ट ऑन जस्टिस। बहुत ही अच्छे मुद्दे थे जिन पर मैंने उपस्थित जनसमूह को अपने विचारों से अवगत कराया। मेरा कहना था, सेव टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जा सकती है? जब तक इस देश में कोलोजियम रहेगी, डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं रहेगी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये तो होता रहेगा, लेकिन देश का लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको बहाली करने के लिए, देश में हमेशा के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए EVM को खत्म करना बहुत ही जरूरी है, न्यायित में जरूरी है। कौन करेगा? जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं EVM में छिपे हुए हैं, वो तो नहीं खत्म करेंगे। सरकार उन्हीं की है। EVM के बल पर जो सरकारें बीजेपी ने बनाई हैं,
राज्यों में अथवा केंद्र में, उन्हीं के बल पर वो आगे आने वाले चुनाव में भी उसका इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि 2019 से पहले मोदी जी ने एक संकेत किया था चुनाव आयोग के लिए, अब की बार 300 पार। चुनाव आयोग ने 300 पार कर दिया। 2024 में चुनाव होगा, यही इंडिकेशन होगा अब की बार 350 पार। चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है, हालांकि वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अपने गौरव गरिमा को नकारते हुए जैसा आदेश मिलता है वैसा करती है। दुर्भाग्य की बात है, यदि हम लोग एकजुट नहीं हुए और ईवीएम का बहिष्कार नहीं किया तो इस देश में वो होगा जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे बढ़िया शासन तो कहीं अंग्रेजों का था, जहाँ कम से कम जातिगत आधार पर तो कोई अत्याचार नहीं होते थे। आज उस कगार पर आकर के ईवीएम ने खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले ईवीएम को ख़त्म करने के लिए प्रत्येक देशवासी को आगे आना चाहिए, क्योंकि वोट देने का हर व्यक्ति को अपना एक इंडिविजुअल राइट होता है, संवैधानिक अधिकार उसका होता है, उसकी रक्षा उसे करनी चाहिए। नंबर 2, जब तक इस देश में कोलोजियम रहेगी तब तक किसी भी नागरिक को समान रूप से न्याय नहीं मिलेगा। कोलोजियम का मतलब जो हमारी हायर जुडिशरी है, जिसकी तारीफ करनी चाहिए, जो वैधानिक संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके अंदर जो जजों की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है वो असंवैधानिक है। कोलोजियम के माध्यम से जजों की अपॉइंटमेंट होती है जिसमें परिवारवाद हावी हो गया है। बनिया ब्राह्मण इन्हीं परिवारों के जज बनाए जाते हैं। आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? अभी कल मैं देख रहा था, एक यूट्यूब पे एक मैसेज आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं रंगनाथ पांडे जी, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है और प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है कि जो परिवारवाद हावी हो गया है हर जुडिशरी में, वो देश के लिए या संविधान के लिए घातक है, किसी को समान रूप से न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ऐसे ऐसे जज अपॉइंट कर दिए जिनके बारे में पता है कि वो संवैधानिक व्यवस्था को और न्यायपालिका को उस तरीके से चलाना नहीं जानते, कैसे न्याय दे पाएंगे। इसी तरह से एक नहीं, दो नहीं, 20 जजेज जो रिटायर हो गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से, उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में ताले लगा देना चाहिए, न्याय किसी को नहीं मिलने वाला। अभी दीपक गुप्ता जी रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो पैसे वाले लोग हैं, रईस लोग हैं, उनकी गिरफ्त में आ गया है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो संवैधानिक नहीं है। आपने देखा अर्नब गोस्वामी की जमानत किस हालात में हुई, कैसे हुई? क्या एक स्पेशल आदमी था? इस चीज़ को भारत के सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की व्यवस्था इसलिए नहीं है लोगों को डराने के लिए, वकीलों को डराने के लिए, देश के लोगों को डराने के लिए, बल्कि देश की जुडिशरी की गौरव और गरिमा को मेंटेन करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई उससे जो हर जुडिशरी की गौरवता है उससे कोई खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन यदि हायर जुडिशरी उसको वेपन के रूप में इस्तेमाल करती है अपनी रक्षा के लिए तो गलत है। यह कंटेम्प्ट कोर्ट की परिभाषा नहीं है। इसलिए हमारी हायर जुडिशरी है देश की, उसको इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए कंटेम्प्ट कोर्ट को वो तलवार की तरह इस्तेमाल ना करे, लोगों की बात सुने, जस्टिस देने की कोशिश करे, जो सच बात कहते हैं उसका मान सम्मान करे, तभी इस देश में न्याय व्यवस्था सम्माननीय और गौरवशाली रह सकती है। हमारा संविधान यानी देश का संविधान हर जुडिशरी को यानी न्यायाधीशों को एक इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन देता है। कहीं भी कोई अत्याचार होता है उस पर उनको सोमोटो एक्शन लेने की पावर है। अभी आपने देखा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान में एक मंदिर को तोड़ दिया गया। वहाँ के मुसलमानों ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एक्शन लिया और उसमें 16 मुसलमानों को अरेस्ट किया गया, जेल भेज दिया गया। यहाँ भी इंदौर में मध्य प्रदेश में एक मस्जिद तोड़ दी गई। हमारा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट साइलेंट है,
हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो साइलेंट है। इनको जो इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, संविधान देता है, उनका इस्तेमाल न्याय हित में और जनहित में करना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ऐसा नहीं करते? इम्पार्शल होकर करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो। कहीं भी यदि किसी के खिलाफ कोई इनजस्टिस होती है, अत्याचार होता है, उस पर जो हमारी हायर जुडिशरी है उसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब उनके यहाँ कोई केस डालेगा या गवर्नमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तभी वो काम करेंगे। नो, लोगों का आशा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा टिका रहेगा। तो ये हमारे जो जज साहिबान हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, उनको थोड़ा साहस से काम लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे देश की जुडिशरी की जो गौरव गरिमा है आगे मजबूत हो पाएगी। साथियों, कौलसे पाटिल साहब ने 2-4 बातें बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा ये हमला जो हुआ है वो महमूद पराचा एक वकील पर नहीं हुआ है, ये हमला देश के सारे वकीलों पर हुआ है। गवर्नमेंट ने करवाया है, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। भाई क्या मिला उसके ऑफिस में? महमूद पराचा के ऑफिस में क्या मिला? कोई वेपन मिला, हथियार मिला, भांग गांजा तस्करी का कोई सामान मिला, कोई आतंकवादी मिला? क्या मिला? कुछ नहीं। अरे एक एडवोकेट है, मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मेरे यहाँ किसी, मेरे ऑफिस में, मेरे चैम्बर में कोई केस आता है, क्या हम मना कर देंगे? नहीं करेंगे। ये कहाँ का कहाँ नहीं, सबको करना पड़ता है, करेंगे। फैसला कौन देता है? हमारे देश की जुडिशरी जजेस फैसला देते हैं। हम तो पक्षकार जो होते हैं, हम तो जो मेरे पास आता है, क्लाइंट आता है, उसकी हम पैरवी करते हैं। फैसला देना मेरा काम नहीं है। जो डाइस पर होते हैं जज साहिबान, वो फैसला लिखते हैं। तो इसलिए किसी वकील विशेष का इसमें दोष नहीं होता और ना उस पर इस तरह का अटैक होना चाहिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिसके इशारे पर हुआ, जिसने इस तरह का ऑर्डर दिया, उसको एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि जब हम जुडिशरी के एक पहलू को, यानी जुडिशरी मीन्स 2 पहिए, एक लॉयर्स एक जजेस, तभी जुडिशरी चलती है। हम यदि लॉयर्स को डैमेज करने की योजना बनाएंगे और डैमेज करेंगे तो जुडिशरी कैन नॉट रन इन दी कंट्री सक्सेसफुली, नहीं चल सकती। इसलिए आइंदा इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। कौलसे पाटिल साहब का कहना यह था कि देखिए इस समय मेरी उम्र यानी उनकी उम्र 80 साल की है। बॉम्बे हाई कोर्ट से वो एज एजर रिटायर हो गए और इस समय पूरे देश भर में घूम घूम करके वो न्याय हित में समाज सेवा कर रहे हैं। जहाँ भी बुलाया जाता जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। इसी तरह से उनका एक इंडिकेशन था कि हमारे देश के चाहे वो जजेज हों, वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आईएएस हों, पीसीओएस हों, मंत्री से संतरी तक कोई भी हो, जो भी रिटायर हो गए हैं, उनको घर पर रहने के अपेक्षा समाज में निकलकर समाज की न्याय हित में और देश हित में सेवा करनी चाहिए। जो समय बचा है उन्होंने अपनी सेवाएं दी देश को, समाज को, ठीक है, बहुत अच्छी एप्रिशिएबल बात है। लेकिन जो वक्त बचा है तो वो पूरे देश को देना चाहिए। हमारे महापुरुषों को देखिए, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष कुर्बान कर दिया। किसके लिए? इस देश में एक न्याय व्यवस्था को हमेशा हमेशा कायम करने के लिए। वो संविधान दिया जिससे तहत आज जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, उनको न्याय मिलता है। तो न्याय की व्यवस्था हमारा संविधान देता है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं देती। ये आस्था के विषय हैं, आप उन पर इतनी फोकस करते हैं। अभी देखिए राम मंदिर की नींव रखी गई, झगड़ा हुआ, अब भी झगड़ा चल रहा है। क्या वहाँ कोई बीमार आदमी को दवाई मिल सकती है? क्या वहाँ किसी को एजुकेशन मिल सकती है? क्या वहाँ कोई सफरत जाकर के वहाँ राम से फरियाद कर सकता है कि फलाना आदमी ने फलाने पर अत्याचार कर दिया, भाई मदद करो? क्या वो मदद करने आएगा? नहीं। वो दरअसल में इस तरह के जो काम हैं ये शोषण के अड्डे हैं, लोगों को गुमराह करने के अड्डे हैं, जिस वजह से इस देश के अंदर मनवादी व्यवस्था पनपती रहे और लोगों का शोषण होता रहे। मेरे देश के महानुभावों, बातें तो बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार में सबको
व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज आप देखते हैं जिन लोगों को रिजर्व कोटे के तहत नौकरियां मिली हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन समाज हित के लिए जिस तरह से पाटिल साहब आ रहे हैं 80 ईयर्स की एज में, दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं, उनको निकलना चाहिए। हम लोग आरएसएस की आलोचना करते हैं और उन लोगों की आलोचना करते हैं जो आरएसएस में काम कर रहे हैं। दूसरा सोचना यह है कि वो लोग कितने अपने मिशन के प्रति डेडिकेटेड हैं, चाहे बारिश हो रही हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उनको जो काम दिया जाता है, पाखंडवाद फैलाओ, पाखंडवाद फैलाने में लगे हुए हैं, मनुवाद फैलाओ, मनुवाद फैलाने में लगे हुए हैं, ब्राह्मणवाद फैलाओ, ब्राह्मणवाद फैलाने में लगे हुए हैं। इस तरह से पूरे देश के लोगों का शोषण करने में वो लगे हुए हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? उनको कम से कम अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। जो उनके बीवी बच्चे हैं उनको घर की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और खुद आकर के समाज में एक देश का हिस्सा बन करके समाज में काम करना चाहिए। तब ये समाज जाकर के कहीं विकास की तरफ बढ़ पाएगा। जो लोग ये कहते हैं हम तो साहब जिंदगी बस सर्विस की, सेवा की और अब हमारे बस की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अरे आप घर से बाहर तो निकलो। देखो पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है, आपको सम्मान देने के लिए, आपको उत्साहवर्धन के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। आप घर से बाहर तो निकलो कम से कम। आप के बीवी बच्चे 2 4 6 लोग परिवार में 10 मेंबर होंगे आपके। अरे जब घर से बाहर निकलोगे पूरा का पूरा 135 करोड़ देश की आबादी जो है वो आपका इंतजार कर रही है। वो भी तो आपके बच्चे हैं, वो भी तो आपके लोग हैं जो अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उनको देखिए और उनके मदद के लिए आगे आइएगा। इसके लिए आपको कोई नहीं रोकता, आपको खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, सब व्यवस्था होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। जो घर में आपको कभी नहीं मिल सकता वो बाहर समाज देने को तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र से बाहर आना पड़ेगा। साथियों, अहम बात जिसको मैं बड़ी मजबूती के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी बुद्ध की, बुद्ध के धम्म को एडॉप्ट किया था। इंडिकेशन साफ था कि हे मेरे देश के बहुजन लोगों, इस सड़ी गली मनुवादी, हिंदूवादी, वर्णवादी व्यवस्था को छोड़ो और बुद्ध की शरण में आओ। वो हमने नहीं किया। हम आज वक्त आ गया है, यदि आज भी हम लोग ये सब छोड़ छाड़ करके केवल और केवल बुद्ध की शरण में आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं, संघम शरणम गच्छामि कहते हैं, त्रिशील पंचशील की तरफ जाते हैं, मानवता की तरफ जाते हैं, ये विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति का मार्ग दिखाता है। प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेश का नागरिक हो, सबको समान रूप से देखता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने जघन्य अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, नामो निशान नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा और ये देश आज नहीं तो कल पूरा का पूरा राष्ट्र बुद्ध में राष्ट्र बन जाएगा। तभी हमारे देश का विकास होगा और हमारा देश जो पहले कभी पूरी दुनिया का सिरमौर कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, वो हमारे महापुरुषों की बदौलत कहा जाता था, तथागत बुद्ध की बदौलत कहा जाता था और उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज आप जानते हैं संसार के सभी देशों में बुद्ध के धम्म को अपनाया जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की है पूरे वर्ल्ड में, नंबर 2 पर मोहम्मडन्स हैं, मुस्लिम समाज है, नंबर 3 पर आज बुद्ध के फॉलोअर आ गए, यानी बुद्धिज्म फैल गया है। तो जिस देश में बुद्ध पैदा हुआ और जहाँ से बुद्ध का संदेश विदेशों में गया, वहाँ के लोग यार बुद्ध के झंडे को लेकर आगे चलते हैं। हर घर में बुद्ध को फॉलो किया जाता है। तो मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल ये देश संसार का सबसे एक समृद्ध देश कहलाएगा, जहाँ पर किसी तरह का किसी भी इंसान के प्रति ना तो नाइंसाफ़ी होगी, ना अन्याय होगा, ना किसी का शोषण होगा और ये देश अन्याय मुक्त, शोषण मुक्त और पाखंड मुक्त देश कहलाएगा। इसलिए
मेरी सारे देशवासियों से और मुख्य रूप से हमारे समाज के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मेरा कहना है, और जो समाज की महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, अच्छा बच्चियां हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको ये शिक्षा देने की विशेष ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो बुद्ध को पहचान सकें, बुद्ध के मार्ग पर चलने का रास्ता अख्तियार कर सकें। और बाबा साहब ने जो इंडिकेशन दिया है उसको कामयाब यदि हमने कर लिया तो ये देश आज नहीं तो कल देश पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध राष्ट्र कहलाएगा। यहाँ किसी तरह का किसी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आज की सरकार भ्रमित है क्योंकि वो समझती है कि हम ईवीएम के माध्यम से हमेशा जीतते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी देश में आज ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं पड़ते। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ कोलोजियम जैसी व्यवस्था हो कि जज ही जज की नियुक्ति करते हो। केवल ये भारत है, जबकि भारत का संविधान सर्वोपरि है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये भारत के संविधान के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसको प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की है। सर्वोच्च न्यायालय से हम कहना चाहेंगे एक लॉयर होने के नाते कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो करना चाहिए, तभी हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं। संविधान की रक्षा होगी तो देशवासियों की रक्षा होगी। इस तरह आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के लोग और मुख्य रूप से बहुजन समाज के लोग और हर वर्ग के लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। उस दिन 3 तारीख को मिस्टर महमूद पराचा ने भी अपने व्यूज दिए और उन्होंने साफ कहा कि ये हमला केवल मेरे पर नहीं है, हमारे पूरे के पूरे लीगल सिस्टम पर हमला किया गया है, जिसके लिए उस दिन कम से कम बहुत संख्यक काफ़ी तादाद में हमारे वकील समुदाय के लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों पर गौर किया। और अब ये प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम बन रहा है, इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं, जिस तरह से कहीं अत्याचार होता है, कोई घटना हो गई, आपने 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस पहुंच गई, उसी तरह से यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती और यदि बहुजन समाज के आप लोग हैं या किसी समाज के लोग हैं, किसी पर कोई अत्याचार होता है तो उनको कोई नंबर दिया जाएगा, तो वहाँ पर कम से कम 2, 4, 6 वकील पहुँचेंगे और वो जा कर के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम जानते हैं कि हम लोगों को बचा सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, सत्य का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, पाखंडवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। तब जा कर के ये देश कहीं संसार का सबसे गौरवशाली देश कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।